हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं केचुए की आंतरिक आकारिकी के बारे में। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में। इसमें आपको केचुए के बारे में बताया जा रहा है। बाह्य आकारिकी के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें आपको आंतरिक आकारिकी के बारे में समझाया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, ध्यान से समझते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, आंतरिक आकारिकी के बारे में। आंतरिक आकारिकी, केचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है जिसे उपत्वचा कहते हैं। ठीक है, तो केचुए का शरीर जो है वह एक पतली अकोशिकीय, जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, उपत्वचा कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप केचुए का शरीर देखेंगे तो उसके ऊपर एक पतला अकोशिकीय परत दिखाई देगा। ठीक है, एक पतले अकोशिकीय परत से ढका होगा जिसे उपत्वचा कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। इसके नीचे, ठीक है, उपत्वचा के नीचे अधिचर्म, ठीक है, उपत्वचा के नीचे अधिचर्म पाया जाएगा, दो पेशीय, ठीक है, जो दो पेशीय परतों तथा सबसे अंदर की ओर देहगुही उपकला पाई जाती है। ठीक है, तो उपत्वचा के नीचे जो है अधिचर्म होगा, उपत्वचा के नीचे अधिचर्म होगा, दो पेशीय परत पाई जाएंगी। ठीक है, दो पेशी परत पाई जाएंगी, गोलाकार पेशी और लंबवत पेशी होंगी। ठीक है, तो अधिचर्म में आप देख रहे हैं कि दो पेशीय परतें पाई जा रही हैं और सबसे अंदर की ओर जो है देहगुही उपकला पाई जाती है। ठीक है, तो केचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढका रहता है जिसे उपत्वचा कहते हैं, और इसके नीचे अधिचर्म होता है जिसमें दो पेशीय परतें होती हैं, एक गोलाकार पेशी होती है और एक लंबवत पेशी होती है। सबसे अंदर की ओर जो है देहगुही उपकला पाई जाती है। ठीक है, आइए अधिचर्म देखते हैं। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है। तो अधिचर्म जो है वह कैसा होता है? अधिचर्म जो है वह स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर का बना होता है, एक लेयर का बना होता है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो अधिचर्म जो है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है, जिसमें एक अन्य प्रकार की कोशिका जैसे कि स्रावी ग्रंथि कोशिका भी अधिचर्म में शामिल होती हैं। ठीक है, आइए अब आहारनाल की बात करते हैं। आहारनाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, तो आहारनाल जो है केचुए में, ठीक है, प्रथम खंड से लेकर, पहले खंड से लेकर अंतिम खंड तक एक सीधे नाल के रूप में उपस्थित रहती है। ठीक है, प्रथम खंड पर उपस्थित मुख, प्रथम खंड पर क्या होता है? पहले खंड पर जो है मुख उपस्थित होता है। ठीक है, प्रथम खंड पर उपस्थित मुख, प्रथम से तृतीय खंड, पहले, दूसरे और तीसरे, प्रथम से तृतीय खंड तक मुख गुहा होती है। ठीक है, प्रथम खंड पर उपस्थित मुख होता है, प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा। ठीक है, प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है मुख, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ठीक है, तो मुख गुहा जो है वह चौथे खंड में खुलती है मुख गुहा, और चौथे खंड के बाद क्या होता है? ग्रसनी होती है। तो पहला खंड आप देख रहे हैं मुख है, दूसरा तीसरा से लेकर यह आपकी मुख गुहा है, यह मुख गुहा चौथे खंड अर्थात ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, तो आहार नाल जो है वह शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नाल के रूप में उपस्थित होती है। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख होता है। प्रथम खंड पर क्या होता है? मुख होता है। प्रथम से तृतीय खंड में मुख गुहा, प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है मुख। तो मुख गुहा प्रथम से तृतीय खंड तक होती है जिसमें मुख खुलता है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है।
मुख गुहा जो है वह चौथे खंड में खुलती है। चौथा खंड किसका होता है? ग्रसनी का होता है। पहले से तीसरा खंड क्या होता है? मुख गुहा होता है। पहले खंड में क्या होते हैं? मुख होते हैं। ठीक है। ग्रसनी, अब चौथे खंड में आ गए ग्रसनी। ग्रसनी एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, यह आप देख रहे हैं, यह आपकी ग्रसनी है। यह जो है कहाँ खुलती है? ग्रसिका में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह आपकी ग्रसिका है। ग्रसनी जो है एक छोटी सक्रिय नली में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है। ग्रसिका कहाँ तक होती है? तो आप देख रहे हैं 5वें से लेकर 7वें खंड तक आप देख रहे हैं ग्रसिका, ठीक है, होती है। तो ग्रसनी एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती हैं तथा एक पेशीय पेसड़ी 8वें और 9वें खंड तक चलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पेसड़ी है जो 8वें से 9वें खंड तक चलती है। तो पेसड़ी कहाँ से कहाँ तक होती है? 8वें से 9वें खंड तक होती है। ठीक है, तो आप जो है केचुए के आंतरिक आकारकी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि केचुए का जो शरीर है वह एक पतली अकोशिकीय परत से ढका होता है जिसे उपत्वचा कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, उपत्वचा के नीचे अधिचर्म होता है। उपत्वचा के नीचे क्या होता है? अधिचर्म होता है। ठीक है, यह अधिचर्म किससे बना होता है? तो अधिचर्म जो है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर से बनी हुई होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, 2 पेशीय परतें तथा सबसे अंदर की ओर देहगुही उपकला पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पेशीय परतें भी पाई जाती हैं, गोलाकार पेशी और लंबवत पेशी, और सबसे अंदर जो है देहगुही उपकला पाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं आहार नाल में। तो आहार नाल जो है शरीर के प्रथम खंड से अंतिम खंड तक फैला होता है, जो एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, प्रथम खंड पर उपस्थित मुख होता है। प्रथम खंड पर मुख होता है और प्रथम से तृतीय खंड तक फैला मुख गुहा होता है। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है। तो मुख गुहा किधर खुलती है? ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी कैसी है? तो ग्रसनी एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, तो यह ग्रसनी जो है एक छोटी सक्रिय नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहा जाता है। ठीक है, यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है तथा एक पेशीय पेसड़ी 8वें और 9वें खंड तक चलती है। तो यह पेसड़ी आप देख रहे हैं, यह पेशीय पेसड़ी है जो 8वें से 9वें खंड तक चलती है। ठीक है, क्या वर्क है? यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। ठीक है, तो जो पेसड़ी है आपका गिजर्ड है, उसका क्या वर्क है? तो यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। ठीक है, अब आते हैं अमाशय पे। अमाशय 9 से 14 खंड तक स्थित होता है। अमाशय जो है वह 9वें से 14वें खंड तक अमाशय स्थित होता है। यह आप देख रहे हैं 9वां खंड है और यह 14वां खंड है। तो 9वें से 14वें खंड तक आपका अमाशय पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय 9 से 14 खंड तक स्थित होता है। केचुए का भोजन, ठीक है, केचुए का भोजन क्या है? तो केचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो केचुए में अमाशय जो है वह 9वें से 14वें खंड तक स्थित होता है और केचुए का भोजन जो है वह सड़ी गली पत्तियां होती हैं और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यह कैसे पचता है इसको देखते हैं ध्यान से। हाँ, तो अमाशय जो है वह 9वें से 14वें खंड तक स्थित होता है। केचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां, अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो अमाशय हिस्सा आप देख रहे हैं, यह आपका अमाशय हिस्सा है। इसमें जो है कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, केचुए के अमाशय में स्थित
कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन बना देती हैं। ठीक है, ह्यूमस में जो ह्यूमिक अम्ल है उसको कैल्सीफेरस ग्रंथियां जो हैं उदासीन बना देती हैं। अमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन बना देती हैं। आंत जो है 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबवत नलिका के रूप में मिलती है। आंत जो है 15वें खंड से शुरू होता है और अंतिम भाग तक एक लंबी नली के रूप में आंत पाया जाता है। ठीक है, 26वें खंड में आंत से एक जोड़ी छोटी और सक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। ठीक है, तो आंतरिक अंधनाल कहाँ से निकलती हैं? 26वें खंड से। 26वां खंड आप देख रहे हैं, या 26वां खंड है, यहाँ से आंतरिक अंधनाल निकलती है। ठीक है, तो यह आंतरिक अंधनाल आप देख रहे हैं, यह आंतरिक अंधनाल है। ठीक है, तो 26वें खंड से आंत से एक जोड़ी छोटी और सक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत का विशिष्ट गुण, आंत का विशिष्ट गुण जो 26 खंड से प्रारंभ होता है तथा अंतिम 23-25 खंडों को छोड़कर, ठीक है, आंत का जो विशिष्ट गुण है जो 26 खंड से 26वें खंड से प्रारंभ होता है तथा अंतिम 23-25 खंडों को छोड़कर 23 से 25 खंडों को छोड़कर आंत के पृष्ठ सतह में आंतरिक बलन भित्तिभंज पाया जाता है, जिसे आंत्र बलन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आंत्रवलनी भाग पाए जाते हैं जिसे ट्रिफ्लोसोल कहते हैं, जो 23 से 25वें खंड को छोड़कर आंत के पृष्ठ सतह पर आंतरिक बलन पाए जाते हैं। ठीक है, यह आंत्रवलनी भाग है, आंत का आंत्रवलनी भाग है जिसे ट्रिफ्लोसोल कहा जाता है, आंत्रवलन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, तो आप देख रहे हैं कि 26वें खंड में आंत से एक जोड़ी छोटी और सक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। यह आपकी आंतरिक अंधनाल जो निकल रही है यह 26वें खंड से निकलती है। ठीक है, आंत का विशिष्ट गुण जो कि 26वें खंड से प्रारंभ होता है, आंत का विशिष्ट गुण जो 26वें खंड से प्रारंभ होता है तथा अंतिम 23वें, ठीक है, अंतिम 23वें से 25 खंडों को छोड़कर 23वें, 24वें, 25वें खंड को छोड़कर आंत की पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन भित्तिभंज का पाया जाता है। आंत के पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन भित्तिभंज पाया जाता है, जिसे आंत्रवलन कहते हैं, ट्रिफ्लोसोल कहा जाता है। यह वलन आंत में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। तो जो आंत्रवलन होता है, ठीक है, आंत का आंत्रवलनी भाग, ये जो आंत का आंत्रवलनी भाग है, यह अवशोषण क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, यह वलन आंत में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। ठीक है, आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर, आहार नाल जो है वह शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे गुदा कहते हैं। ठीक है, तो आहार नाल जो है शरीर के अंतिम छोर पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलेगा, जिसे एनस या गुदा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं केचुए के शरीर में भोजन पचता कैसे है। तो केचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को, केचुआ जो है वह कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। केचुआ जो है वह भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को निगलता है। आहारनाल से गुजरते समय, जब यह मृदा आहारनाल से गुजरती है तब क्या होता है? आहारनाल से गुजरते समय पाचक रस स्रावित होता है। ठीक है, आहारनाल से गुजरते समय पाचक रस स्रावित होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आहारनाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है। ठीक है, जब यह भोजन जो है, जो कि कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा है, यह जब आहारनाल से गुजरता है तो इसमें पाचक रस एंजाइम का स्राव होता है, जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है,
ये एंजाइम जो हैं जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जो पाचक रस के एंजाइम हैं ये, ठीक है, जो जटिल भोज्य कण हैं उनको सूक्ष्म छोटे में अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु आहारनाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केचुआ जो है वह कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहारनाल से गुजरते समय, ठीक है, पाचक रस जो है वे एंजाइमों का स्राव होता है। पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है जो पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यह था भोजन का पाचन जिसके बारे में आपने पढ़ा। अब आइए देखते हैं परिसंचरण के बारे में। केचुए में परिसंचरण कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए ध्यान से, फेरेटिमा अर्थात केचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। केचुए में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वह बंद प्रकार का होता है। अर्थात इसमें ब्लड जो है वे रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं और हृदय होता है। इसमें ब्लड जो है वह रुधिर वाहिकाओं और केशिकाओं में फ्लो होता है, इसमें हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से फिगर देख लें। यह आपका केचुए का एक समृद्ध परिसंचरण तंत्र को दिखाया गया है, जिसमें आप पार्श्वग्रस्कीय हृदय को देख रहे हैं। ये केचुए में हृदय है जो पार्श्वग्रस्कीय हृदय है, यह पार्श्व हृदय है आपका। ठीक है, यह आप देखें, यह आपकी पृष्ठवाहिका है। ठीक है, यह आपकी पृष्ठवाहिका है। ठीक है, यह आप देखें ध्यान से, यह अधर वाहिका है। ठीक है, यह अधर वाहिका है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, यह पृष्ठ वाहिका है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए देखें संधाई वाहिका है। यह आप देख रहे हैं इन दोनों का कनेक्शन हो रहा है, जिसे क्या कहते हैं, संधाई वाहिका कहते हैं। ठीक है, यह अधः स्तंत्रिका वाहिका। ठीक है, अधः स्तंत्रिका वाहिका देख रहे हैं आप। ठीक है, अग्रपाश लूप, यहाँ देखें यह मुड़े हुए हैं जिनको अग्रपाश लूप कहते हैं। ठीक है, यह पार्श्वग्रस्कीय वाहिका, देखें ध्यान से, यह पार्श्वग्रस्कीय वाहिका है। तो यह सारी वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसमें हृदय भी आप देख रहे हैं, केचुए में पार्श्व हृदय है और यह आपके पार्श्वग्रस्कीय हृदय हैं। ठीक है, अर्थात इसमें ब्लड जो होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वह क्लोज टाइप है, बंद प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं और हृदय होता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का वेसल्स हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। ठीक है, रुधिर जो है वह हृदय और रक्त वाहिनियों तक ही सीमित होता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। ठीक है, जो संकुचन है जिसके कारण रक्त परिसंचरण जो है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वह एक दिशा में रहता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो रक्त जो है वह सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं की मदद से रक्त आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचता है। रुधिर ग्रंथियां चौथे, पांचवें और छठें देह खंड पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो रुधिर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, ब्लड ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? यह केचुए के चौथे, पांचवें और छठे देह खंड में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केचुए के चौथे, पांचवें और छठे देह खंड में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाता है। इनकी प्रकृति
भक्षकाण्विक होती हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी है? तो इनकी प्रकृति जो है वह फाइगोसाइकोटिक है, अर्थात भक्षकाण्विक है। केचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आपने परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा। अगर श्वसन तंत्र की बात की जाए तो केचुए में कोई विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन अर्थात गैस विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से उसकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। ठीक है, श्वसन जो है वह केचुआ जो है अपने सतह के द्वारा, सरफेस के द्वारा, आर्द्र सतह के द्वारा, भीगे सतह के द्वारा, गैसियस एक्सचेंज के द्वारा, विनिमय के द्वारा कर लेता है। केचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन विनिमय जो है शरीर की आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा परिसंचरण तंत्र के बारे में। रुधिर में ब्लड परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इसमें आपने देखा कि फेरिटिमा का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, हृदय होता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। ठीक है, इसमें जो संकुचन है उसके कारण रुधिर जो है परिसंचरण एक दिशा में रहता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जो हैं वे रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाने का काम करती हैं। रुधिर ग्रंथियां जो कि चौथे, पांचवें और छठवें खंड में केचुए में पाई जाती हैं, ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाता है। इनकी प्रकृति भक्षकाण्विक होती हैं। केचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। ठीक है, तो यह था रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम उत्सर्जिक अंग के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।